आज के इस वीडियो में विद्यार्थी वास्तविक संख्याएं नामक अध्याय में अंक गणित की आधारभूत प्रमेय को समझेंगे और इसका प्रयोग करना भी सीखेंगे। क्या होती है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय? इसको स्पष्ट करने से पहले हम आते हैं, पहले समझेंगे अंक गणित में प्रयोग होने वाले अंकों के। तो अंक, जैसा कि आपको पता है कि प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होकर इस प्रकार क्रमशः आगे बढ़ती हुई इस प्रकार और कहां तक, अनंत तक चली जाती। प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत एक से होती है और अंत इनका पता नहीं होता है। प्रत्येक उत्तरवर्ती संख्या अर्थात 4 के बाद 5, अगर 4 के बाद 5 आ रहा है तो 5 4 का उत्तरवर्ती है और 4 5 का पूर्ववर्ती है। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, इन संख्याओं में गुण होता है कि प्रत्येक उत्तरवर्ती संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या से एक अधिक होती है। ये इसका मुख्य गुण है। अर्थात इन्हीं दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में एक का अंतर पाया जाता है। अब यहां पर इस संख्या को छोड़ दो, एक को छोड़ दीजिए, शेष सभी संख्याओं को दो प्रकार की संख्याओं में बांटा जा सकता है, भाज्य और अभाज्य। विद्यार्थी ध्यान दें, एक को छोड़कर शेष सभी संख्याओं को इन दो वर्गीकरणों में बांटा जा सकता है, भाज्य तथा अभाज्य। भाज्य क्या है? भाज्य की परिभाषा क्या है? जिसमें यदि किसी संख्या को आपको चेक करना है कि वो भाज्य है कि नहीं, जिसमें स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं का भाग चला जाए, ऐसी संख्याएं भाज्य कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या है? जिनमें स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग न जाए। अभाज्य संख्या क्या बताती है कि स्वयं, जैसे हमको चेक करना है कि 45 संख्या जो है वो भाज्य है कि अभाज्य है। एक संख्या हमने चुनाव किया, कौन सी? 45। तो 45 में एक का तो भाग चला ही जाएगा और 45 का भी भाग चला जाएगा। अब क्या कोई अन्य संख्या है जिसका पहाड़ा 45 में जाएगा? तो हम तुरंत कहते हैं 5 का चला जाएगा, 9 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 15 का चला जाएगा। अर्थात ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं 45 और 1 के अतिरिक्त जिनका 45 में भाग चला जाएगा। अर्थात 45 एक भाज्य संख्या है। अगर हम शुरुआत से चेक करें, जैसे 2 को चेक करें, तो 2 में 2 का तो भाग चला ही जाएगा, 1 का भी चला जाएगा। तो 2 में 2 और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसलिए 2 हो गया अभाज्य संख्या।
3 को चेक करते हैं। 3 में 3 और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो 3 भी अभाज्य संख्या हो गया। 4 में 4 और 1 के अलावा 2 का भी भाग चला जाएगा, इसलिए 4 क्या हो गया? भाज्य हो गया। 5 को भी लेते हैं। 5 में 5 और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो अभाज्य आ गया। 6 में 6 और 1 के अलावा 2 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा, तो ये भाज्य हो गया। तो इसी प्रकार 7 अभाज्य, 8 भाज्य, 9 भाज्य, 10 भाज्य, 11 अभाज्य, 12 भाज्य, 13 अभाज्य। तो इस प्रकार भाज्य और अभाज्य संख्याओं में हम इन प्राकृतिक संख्याओं को बांट सकते हैं। तो अब आपके लिए जरूरी है कि आप अभाज्य संख्याओं को पहचानें। तो अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, यदि कोई एक भाज्य संख्या हम ले ले, समझिए जरा, हमने अभी एक भाज्य संख्या ली थी 45। 45 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। अगर इसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में प्रकट कर दें तो हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय लागू हो जाती है। क्या कहती है कि कोई भी भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त की जा सकती है। जैसे 45 को हम क्या करेंगे? जैसे हमने कहा 9 पना 45, क्या कहा? 9 पना 45। तो 5 तो अभाज्य है लेकिन 9 अभाज्य नहीं है, तो 9 को फिर हम क्या कह सकते हैं? 3 गुणित 3। तो 3 अभाज्य, 3 अभाज्य, 5 अभाज्य। अब देखो 3 त्रिको 9 पना 45, तो इसको हमने 3 गुणित 3 गुणित 5 के रूप में लिख दिया। तो 45 क्या थी? भाज्य संख्या। अब इसको हमने प्रकट कर दिया अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। अभाज्य संख्याओं में इसको हमने तोड़ दिया, तो प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। क्या प्रमेय है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये आपकी प्रमेय है। अब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने की 2 विधियां। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने की 2 विधियां। पहली विधि गुणनखंड वृक्ष बनाकर, दूसरी विधि भाग विधि। तो अब देखते हैं, विद्यार्थी समझेंगे कि ये गुणनखंड वृक्ष क्या है। मान लो हमें एक संख्या हमने ले ली 360, और इस 360 के हमें करना क्या है? अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। देखने से ही पता चल रहा है कि यह संख्या भाज्य है। तो चलिए, तो पहले हम करेंगे क्या? 360 को यहां हमने नीचे लिखा। तो चूंकि वृक्ष बनाना है, और वृक्ष के बारे में विद्यार्थियों को क्या पता है? वृक्ष में सबसे नीचे मोटा तना होता है और फिर उससे डालें निकलती हैं। तो हमने क्या किया? इसके 2 भाग कर दिए।
360 के 2 भाग कर दिए। तो अब देखो, कोई भी 2 टुकड़े इसके गुणा के रूप में आप क्या कर सकते हो? हमने कहा 60 गुणे 60, 360 के 2 टुकड़े हमने कर दिए कितने? 60 गुणित नहीं 6, सॉरी, 60 गुणित 60 तो हो जाएगा फिर 3600 हो जाएगा। ऐसे 6 चरंग 36, 360 आ गया। 2 टुकड़े किए। अब हम देखते हैं इस 6 के पुनः 2 टुकड़े हो सकते हैं। कैसे? 2/3 6। अब इस 2 के टुकड़े नहीं हो सकते, इस 3 के टुकड़े भी नहीं किए जा सकते, 60 के किए जा सकते हैं। हमने क्या किया? 12 पंचे 60, ठीक है ना। अब इस 12 के टुकड़े हो सकते हैं, 3 चौको 12। अब इस 4 के टुकड़े हो सकते हैं, 2 दूनी 4। अब आप ध्यान दीजिए कि अब जो ऊपर संख्याएं आपको प्राप्त हुई 2 3 5 2 2 3, ये समझ लीजिए किसी वृक्ष के आपको फल प्राप्त हो गए। और जिस टहनी में फल लगा होता है तो फल के आगे फिर पत्ते नहीं निकलते, वहीं से उसका काम समाप्त हो जाता है। अर्थात अब यहां पे आपका काम समाप्त हो गया। तो 360 बराबर आप क्या लिखोगे? इनको, ये सभी देखो अभाज्य संख्याएं हैं, इनको क्रम से लिखो। 2 देखो कई बार? 3 बार। तो 2 हुआ 3 बार, फिर 3 देखो 2 बार, सॉरी, फिर 5 1 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तें 72, 72 पंचे 360। तो इस प्रकार 360 के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब बात आती है भाग विधि को समझने की। यह विधि आपको पहले से सिखाई जा चुकी है। 360 में आप भाग लगाइए 2 का, क्योंकि 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, साथ ही में ये सम संख्या है, और 360 भी सम संख्या है। हम जानते हैं कि प्रत्येक सम संख्या में 2 का भाग अवश्य जाता है, तो इसलिए इस संख्या में हम देखकर ही बता दिए कि 2 का भाग जाएगा। 2 एकम 2, एक बार पढ़ा गया, 1 बचा, आगे का एक अंक चुना 16, 2 अट्ठे 16, 0 बच गया, उतार दिया। फिर 2 9 18, 0 बच गया, उतार दिया। फिर 2 चौको 8, 1 बचा, 0 लिया 10, 2 पंचे 10। फिर 3 का बाहर आ जाएगा, 3 एकम 3, 1 बचा 15, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15, फिर 5 एकम 5। यह क्रिया तो विद्यार्थियों को पहले से भी पता है कि इस क्रिया द्वारा आप किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आज आपने अभाज्य गुणनखंड निकालने के 2 तरीके सीखे। अब इन अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से हम सीखेंगे किन्हीं 2 या अधिक संख्याओं का मासा और लासा ज्ञात करना। अब इस नियम पर आधारित 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने को कहा गया है। तो हमने अभी आपको 2 विधियों के बारे में बताया, गुणनखंड वृक्ष बनाकर और भाग विधि के द्वारा। यदि आप इसको भाग विधि द्वारा निकालना चाहते हैं 3825, तो चूंकि इकाई के स्थान पर 5 है, तो यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 5 होता है तो हम कहते हैं कि वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। तो 5 से विभाज्य होगी, 5 सते 35, 3 बचा, 2 आ गया तो 32 हो गया, 5 छक्का 30, 2 बचा 25, 55 25, पुनः 5 यहाँ पे है तो 5 एकम 5, 2 बचा 26, 55 25, 1 बचा 5 तिहाई 15। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर
अब ये संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी, अब ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। 3 पचे 15 और 3 एकम 3, फिर 3 से विभाज्य हो जाएगी। 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सते 21। अब हम जानते हैं कि 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 एकम 17। तो इस विधि द्वारा आप अभाज्य गुणनखंड शीघ्रता से निकाल सकते हैं। किंतु यदि आपको इसका ही प्रयोग करना है तो वृक्ष बनाने का एक दूसरा तरीका भी है। अभी तक हमने इस संख्या को नीचे रखा था, अब की बार ऊपर रख के बनाते हैं। तो यहां इसके हम 2 भाग करेंगे। तो अब विद्यार्थियों को ध्यान क्या देना है कि अब इसके बड़ी संख्या होने के कारण 2 अलग अलग भाग हमको ऐसे नहीं समझ में आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं 5 का भाग जाएगा, तो उसका एक टुकड़ा हम 5 लिख लेते हैं, और 5 का भाग लगाने से जैसे यहाँ 765 आया था, ये इसका दूसरा टुकड़ा हो गया। इसी प्रकार 765 में जब 2 टुकड़े किए गए तो 5 का भाग लगाने से 153 आ गया। अब 153 में 2 टुकड़े कर दिए गए, 3 गुणित 51। अब 51 के 2 टुकड़े हो गए, 3 गुणित 17। तो अब इस प्रकार हमने देखा कि सारे अभाज्य टुकड़े तैयार हो गए। 17, 3, 3, 5, 5, 1 2 3 4 5, और यहां भी देखो 1 2 3 4 5। तो अतः अब हम लिख देते हैं 3825 बराबर 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। तो ये आपने देखा कि ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आपने ये वैल्यू निकाल ली। अब आते हैं अगला प्रश्न विद्यार्थी देखेंगे। ये आपके सामने है 336 और 54 का मासा एवं लासा अभाज्य गुणनखंडों द्वारा ज्ञात करना है। तो चलिए भाई हल करेंगे। तो पहले आप 336 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, फिर 54 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 336 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 अठे 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सते 21, 7 एकम 7। 54 के निकाल लीजिए। 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 नवा 27, 3 त्रिको 9, 3 एकम 3। तो 336 के क्या आ गए, 1 2 3 4, 4 बार 2, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, और फिर गुणित 3 गुणित 7। फिर इसका लिख लेते हैं 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54। तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। निकालना क्या है, मासा और लासा। जब किसी संख्या को गुणनखंडों के रूप में आप व्यक्त कर लेते हैं तो मासा होता क्या है, जो दोनों में कॉमन हो। जैसे यहां पे 2 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, देखो 2 कॉमन हुआ और ये 3 कॉमन हुआ, और कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है। तो जब कुछ भी आगे कॉमन नहीं है तो छोड़ देते हैं। जो दोनों अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन है वही मासा है, अर्थात मासा हो गया 6। अब लासा आते हैं। लासा का नियम हमसे क्या बताता है कि अभाज्य गुणनखंडों में क्रमशः अभाज्य संख्याओं में चेक करो, कॉमन मिल जाए तो उसको लिखो, जो बच जाए उसको लिखो। जैसे सबसे पहले हमने अभाज्य संख्या का चुनाव किया 2, तो देखो 2 और 2 कॉमन है, लिख दिया। विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे, 2 और 2 कॉमन है, लिख दिया। अब पुनः 2 और 2 कॉमन नहीं है,
लेकिन यहां 3 बार 2 बच गए हैं, तो इनको भी लिख दो। अब दूसरी संख्या लेंगे 3। देखो 3 और 3 कॉमन है, तो लिख दिया। और ये 3 और 3 बच गए हैं, इनको भी लिखो। कॉमन को एक बार ही लिखेंगे। अब क्या 2 हो गया, 3 हो गया, अब क्या 7। 7 कॉमन नहीं है, तो लिख दिया। अब इसको सरल कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, यहां कहीं लिख लो। फिर 3 त्रिको 9, 9 सते 56 है, 3 त्रिको 9, 9 सते 63। अब इनका गुणा कर लीजिए। जब इनका आप गुणा करोगे तो जो गुणनफल आ जाए वही इसका आंसर होगा। जैसे 3 अठे 24, 3 चौको 12, 2 14, 6 अठे 48 और 6 चौको 24, 4 28, 4 8 4 12, 8 1 9 1 10, 2 1 3, 3024। ये आ गया लासा। तो आप देखो यहाँ पे एक काम और, संख्याओं के साथ संबंध स्थापित करो। तो संबंध में क्या करना होता है, चूंकि संख्याओं का गुणनफल पहले निकालो। संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याएं क्या है, 336 इंटू 54। तो 336 में 54 का गुणा करोगे तो देखो 4 छंग 24, 4 ते 12 2 14, 4 ते 12 1 13। अब 5 का गुणा कर दो, 5 छक्का 30, 5 ते 15 3 18, 5 ते 15 1 16, 4 2 8 3 11, 6 1 7 1 8, 18,124। अब आते हैं मासा और लासा का गुणनफल निकालो। तो मासा कितना था 6, लासा कितना था 3024। तो 6 चौको 24, 6 दूनी 12 2 14 और 6 त्रिक 18। तो इस प्रकार देखिए यहां भी कितना आ गया 18,124। तो हमने क्या देखा कि संख्याओं का गुणनफल मासा और लासा के गुणनफल के बराबर है। तो अब क्या लिखेंगे, अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणित लासा। तो ये आपका जो रूल है उसका भी सत्यापन हो गया। इससे हम कहते हैं कि इन्हीं 2 संख्याओं के लिए संख्याओं का गुणनफल उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अन्य शेष सवाल अगले वीडियो में समझाए जाएंगे।